बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस लाइव सेशन में। आज हम बच्चों क्लास 11th हिंदी का जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये बेसिकली बच्चों जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज के इस लाइव लिंक को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाए। तो बच्चों आपका सेक्शन ए जो है यानी कि खंड का जो है उसे हम वीडियो के एंड में करेंगे। सबसे पहले हम आपका जो अभिव्यक्ति माध्यम है और जो आपका किताब वाले प्रश्न है उनको करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी आपका यानी कि खंड खा है अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित प्रश्न, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 37। जब संकेत से बात समझाई जाए तो यह संचार कौन सा कहलाता है? तो सिंपल सा आंसर है इसका सांकेतिक संचार कहलाता है, ठीक है। 38 है रेडियो का आविष्कार किसने किया? दादा साहेब फाल्के, जी मार्कोनी, थॉमस अल्वा एडिसन या फिर राइट्स ब्रदर्स ने? तो रेडियो का आविष्कार बच्चों किया है जी मार्कोनी ने, ठीक है। 39 है हिंदी का प्रकाशित होने वाला सबसे पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? कर्मवीर, केसरी, उत्तंड मार्तंड, सरस्वती? तो हिंदी का सबसे पहले प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र है उत्तंड मार्तंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है संचार प्रक्रिया में प्राप्त जो संदेश होता है उसमें निहित अर्थ को समझने की कोशिश क्या कहलाती है? तो एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक या संदेश? तो उसे कहते हैं डिकोडिंग, क्योंकि वो उसके अंदर निहित है। तो जब हम उसके समझने का प्रयास करेंगे यानी कि उसे हम डिकोड करेंगे, ठीक है। 41 है एक साहित्य की डायरी, ये जो रचना है वो किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध, राहुल संकृत्यायन, एनी फ्रैंक या फिर रामवृक्ष वेनीपुरी की? तो इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। तो ये आपके अभिव्यक्ति माध्यम वाले 5 प्रश्न थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सेक्शन सी यानी कि खंड गा है, जिसमें आपके काव्यांश और पद्यांश पे आधारित प्रश्न हैं, जो कि आपके जो कविता और गद्यांश वाला पार्ट है जो किताब है उससे लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है कि भौरों को कुंजन विहार वन कुंजन में, यानी कि सिंपल सा है ये जो वो पद्माकार जी वाले से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 ही पूछ रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो पद्माकार है इसका राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में है? तो प्रस्तुत काव्यांश जो है बच्चों वो ब्रज भाषा में है, ठीक है। 44 है मंजुल मलारन में निहित अलंकार कौन सा है? तो इसमें देखिए माँ जो है वो 2 बार आया हुआ है, यानी कि सिंपल सी बात है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 प्रस्तुत काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इस काव्यांश में बच्चों वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। 46 है सावन के महीने में भंवरे की गुंजन कैसी लगती है? मल्हार राग की तरह, बांसुरी के स्वर की तरह, विहाग राग की या शोर की तरह? तो सावन के महीने में जो भंवरे की गुंजन है, जो गुंजार है, वो मल्हार राग की तरह लगती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट है। तो काव्यांश से संबंधित ये आपके 5 प्रश्न थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं आपका ये गद्य खंड से संबंधित है अब, और ये जो गद्य है आपका वो आपके ईदगाह वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो 47 है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है? तो ईदगाह वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। 48 है हामिद मेले से क्या खरीद कर लाया? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है चिमटा खरीद के लेके आया है। 49 है अमीना के रोने का क्या कारण था? हामिद द्वारा पैसे खो देना, चोट लग जाना, ईद का ना पाना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हामिद के द्वारा दादी की उंगलियां ना जलें, इसलिए हामिद के द्वारा जब वो चिमटा लेके आया तो दादी उसके हाथ में चिमटा देखकर भावुक हो गई और अमीना रोने लगी कि मेरा बेटा इतना कैसे, मतलब मेरा जो ये पोता है इतना समझदार कैसे हो गया। तो इसी वजह से वो अमीना जो थी वो रोने लगी थी। 50 क्वेश्चन है बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद के किरदार को पाठ कैसे खोला? पहला बड़ों की तरह अपनी दादी का ख्याल रखकर, बूढ़ों की तरह दुआएं मांग कर, और ग है उपरोक्त दोनों, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए बूढ़ों की तरह दुआएं मांगकर ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दुआएं तो कभी मांगी नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन पहला बड़ों की तरह अपनी दादी का ख्याल रखकर। 51 है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये भी आपको पता ही होगा, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है। तो ये आपके गद्यांश से संबंधित है जो कि आपका ईदगाह वाले चैप्टर से लिया गया था। आगे चलते हैं बच्चों। अब आपके गद्यांश और पद्यांश से संबंधित 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं। 52 है ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान, रहस्यवाद, रोमांच, जासूसी, किसानों की समस्या? तो ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। 53 है चुराई चित चोरी चोरा
ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। तो यहाँ पे देखिए चार बार आया हुआ है, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, एक से अधिक, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कबीरदास जी की भाषा क्या है? तो कबीरदास जी की भाषा है सदुक्कड़ी। ठीक है, 55 है, मुरली तव गोपाली भावती पद में गोपियाँ किसके प्रति ईर्ष्या का भाव यहाँ पे अनुभव कराती हैं? रुक्मणी, मुरली, मोरपंख, यशोदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मुरली के प्रति जो गोपियाँ हैं उनका ईर्ष्या भाव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 56, दोपहर की भोजन जो है ये आपका पाठ का नाम है, इसकी नायिका कौन है? दमयंती, रमेश्वरी, जगदीश्वरी, सिद्धेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिद्धेश्वरी है। 57 है, टॉर्च बेचने वाला जो पाठ है ये इसके लेखक कौन है? अमरकांत, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, रांगे राघव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर परसाई टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो ये वाले जो प्रश्न थे जिसमें से 6 में से आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने थे, कंप्लीट हुए। अब हमारे अंतराल वाले जो बुक है आपकी उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 प्रश्न टोटल दिए जाएंगे जिसमें से आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। 58 है, अंडे के छिलके एकांकी में पात्रों में से चंद्रकांता संतति जो किताब है इसको सूरवीरता की कहानी किस पात्र ने कहा है? जानकी, श्याम, वीणा या राधा। तो आपको पता है कि राधा जो थी वो चंद्रकांता संतति पढ़ती थी जो कि एक प्रेम कथा थी, तो इसको छुपाने के लिए जो राधा है वो कहती कि चंद्रकांता संतति एक सूरवीरता की कहानी है। 59 है, अंडे के छिलके एकांकी में धूम्रपान कौन करता है? तो अंडे के एकांकी में जो गोपाल है वो धूम्रपान करता है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, वीणा के पति का क्या नाम था? माधव, गोपाल, श्याम या राम। तो वीणा के पति का नाम था गोपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, अंडे के छिलके पाठ में किन जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है? परिवार के सदस्यों की मनमानी, आधुनिकता का प्रभाव, परिवार के सदस्यों के द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का आदर, स्वतंत्र रहने की चाहत। तो अंडे के छिलके एकांकी में परिवार के सदस्यों के द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना, ये जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंडे के छिलके एकांकी में निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है? वीणा है, राधा है, श्याम भी है। तो ऑप्शन 3 तपस्वी ये अंडे के छिलके का एकांकी जो है उसका पात्र नहीं है। तो यहाँ पे आपका बच्चों सेक्शन ए यानी कि खंड खा और गा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें आपके अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम वाले जो प्रश्न थे वो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं आपके सेक्शन ए की तरफ जिसमें आपके खंड का है यानी कि अपठित गद्यांश वाला। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा खंड का यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं इसमें क्या करूँगा कि आपको प्रश्न पढ़ के सीधा उसका ऑप्शन बताता जाऊँगा ताकि इससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, मुश्किल कार्य क्या है? तो मित्रता को निभाना मुश्किल कार्य है। सेकंड है, मित्रता को किस से बचाना आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी से हमें मित्रता को बचाना आवश्यक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मित्र कैसा होना चाहिए? तो मित्र जो है वो उपरोक्त सभी होना चाहिए, यानी कि जो सही मार्गदर्शन भी कर सके, हमदर्द हो, नेक सलाह दे, हताश व निराशा से बचाए। फोर्थ है, मित्रता के मध्य किसे नहीं आने देना चाहिए? तो मित्रता के मध्य कभी भी धन को नहीं आने देना चाहिए क्योंकि ये एक रियलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सच्चा मित्र कौन है? तो सच्चा मित्र वो है जो सही गलत हर कार्य में आपका साथ दे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड यानी कि जो अपने मित्र को सही कार्य करने की प्रेरणा दे एवं जो मित्र की जो कमियां हैं उसको बताए, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, मित्रता को सफल बनाने वाले गुण कौन से हैं? तो यहाँ पे है ऑप्शन फर्स्ट, सच्चाई, ईमानदारी, त्याग की भावना, ये मित्रता को सफल बनाने वाले गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिस्थिति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इस शब्द में, परिस्थिति शब्द में जो परि है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा और स्थिति आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द जो है उसका एक युग्म चयन कीजिए जो कि गलत है। ठीक है, तो नैतिक अनैतिक राइट है, अंधविश्वास विश्वास राइट है, मित्रता शत्रुता राइट है, लेकिन सुगंध और खुशबू ये दोनों तो एक ही हैं, तो ये हमारा रंग हो जाएगा, यानी कि जो गलत युग्म है वो कौन सा होगा? ऑप्शन पहला। 9 है, मित्रता शब्द है, जो मित्रता है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा विश्लेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, तो मित्रता एक विशेषण है। ठीक है, 10 है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए।
तो इसका राइट आंसर है होगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मित्रता जो है वो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक यहाँ पे बैठता है, यानी कि ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका गद्यांश नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं गद्यांश नंबर 2 की, जो कि आपका यहाँ पे अथवा में दिया गया है। ठीक है, तो अथवा में जो दिया गया है उसके आंसर यहाँ से देख सकते हैं। 11 क्वेश्चन है, तालाबों को क्या माना जाता रहा है? तो तालाबों को हमेशा से जल का स्रोत माना जाता रहा है। 12 है, हमीर नाम माला किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये डिंगल भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, 13 है, तालाब बनाना या तालाब की मरम्मत करना किस प्रकार का काम माना जाता है? तो ये पुण्य का काम माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ग्रंथ तालाबों को धर्म सुझाव कहता है? तो इसका राइट आंसर भी हमीर नाम माला है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के निवासियों ने अकाल के समय 63 तालाब बनवाए थे? तो इसका राइट आंसर है मधुबनी के क्षेत्रों ने। 16 है, हमीरसर घाट में बनी कौन सी मूर्ति अपरा की सूचक है? तो यह है हाथी की मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट है। 17 है, किस सागर में देश के हर जल का स्रोत पानी मिला हुआ है? यानी कि किस सागर में देश के हर जल स्रोत का पानी मिला है? तो वो है बिंदु सागर। 18 है, निम्नलिखित शब्दों में से तालाब का जो पर्यायवाची नहीं है हमें वो चुनना है। तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो सर है ये तालाब का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला है 19, निम्नलिखित में से विलोम शब्द जो है उसमें से एक सही युग्म नहीं है, वो हमें बताना है। तो पुण्य एवं पाप राइट है, राजा प्रजा राइट है, दुखद सुखद राइट है। अब यहाँ पे जो है सजीव और स्वभाव ये वाला यहाँ पे गलत युग्म है, तो यानी कि 19 का ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। 20 है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे तालाब और त्योहार ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 20 प्रश्न आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, यानी कि 2 गद्यांश जो है आपके वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके अगले काव्यांश की तरफ। तो अब हमारे यहाँ से बच्चों जो काव्यांश है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम काव्यांश वाले जो आपके 2 दिए हुए हैं उनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बार जाने के बाद क्या वापस लौटकर नहीं आता है? तो समय एक बार अगर चला गया तो ये कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। 22 है, बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? तो बहती नदी के माध्यम से कवि जो है वो यहाँ पे बाधाओं से युक्त जो जीवन है इसके बारे में यहाँ पे हमें बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 23 है, जीवन में कैसे व्यक्ति प्रगति करते हैं? तो जीवन में बच्चों जो योजना बनाकर कार्य करते हैं, जिनके मन में आशा का प्रबल भाव होता है एवं उपयुक्त दोनों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 में है, वसुंधरा किसका आवाहन करती है? तो वसुंधरा जो है वो कर्मयोगी एवं वीर पुरुषों का आवाहन करती है। 25 है, दृढ़ निश्चय वीरों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो दृढ़ निश्चय जो वीर होते हैं ये सफलता प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार के सुखों का उपभोग भी करते हैं, जीवन में निरंतर आगे भी बढ़ते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, कविता में धरणी सुत किसे कहा गया है? तो कविता में जो वीर व्यक्ति है उसे धरणी सुत कहा गया है। 27 है, पुलिन शब्द जो है इसका क्या अर्थ है? तो पुलिन शब्द का अर्थ है किनारा। ठीक है, 28 है, अनुकूलता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बच्चों आपका मूल शब्द हो जाएगा अनुकूल और जो प्रत्यय शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ता आपका जो प्रत्यय है वो हो जाएगा। तो ये काव्यांश आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बात करते हैं अगले काव्यांश की, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रभु ने मनुष्य को क्या दान में दिया है? तो प्रभु ने मनुष्य को हाथ जो है वो दान में दिए हैं, इसलिए ताकि वो अपना जीवन सफल बना सके। 30 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30 है, वंचित समुदायों को प्राप्त ना कर सकने में किसका दोष है? तो ये दोष है बच्चों कर्म, एक सेकेंड, हाँ, कर्म व श्रम ना करने वाले मनुष्य का, ये उसका दोष है कि वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। 31 है, विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करते हैं? तो विधिवाद जो है ये भाग्यवादी जो मनुष्य हैं ये उसका खेद करते हैं। ठीक है, आगे है 32, काव्यांश में क्या प्रेरणा दी गई है? तो बच्चों काव्यांश में उपरोक्त सभी की हमें प्रेरणा दी गई, यानी कि निराश न होने की, लक्ष्य प्राप्ति का उचित प्रयास करने की और कर्मनिष्ठ एवं साहसी व्यक्ति बनने की। 33 है, जगदीश्वर शब्द का संधि विच्छेद
क्या होगा? तो जगदीश्वर का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश्वर यानी कि जगदीश्वर। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। कवि किस प्रकार के जीवन को धिक्कार योग्य मानता है? तो कवि जो है वो निष्क्रिय जीवन को धिक्कार के योग्य मानता है। 35 है, दुर्लभ शब्द में उपयोग जो उपसर्ग है वो क्या होगा? तो दुर्लभ जो शब्द है इसमें दुर जो है वो आपका जो उपसर्ग है वो हो जाएगा और जो लव है वो आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है। 36 है, कवि आस्तिक है, इसका पता जो है वो कौन सी पंक्ति से हमें लगता है? आस्तिक यानी कि किसी को धर्म को ना मानने वाला। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। और लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए इस आंसर को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है जिसमें आपके जितने भी प्रश्न थे उनके आंसर करवा दिए गए। एंड आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।